हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिस्ट्री विद रचा। लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर ऑल्सो। हाँ जी, कैसे आप सब लोग। आज हम बात करने वाले हैं म्यूजियोलॉजी के बारे में। मींस आरपीएससी क्यूरेटर में जो यूनिट दी हुई है 9 to 13, मतलब 9 यूनिट जो है वो 13 यूनिट तक किसकी है, म्यूजियोलॉजी की। मींस टोटल कितनी यूनिट हो गई, 5 यूनिट हो गई। अब 5 यूनिट किसकी है, म्यूजियोलॉजी की, और बाकी जो है वो अदर है। जैसे उसमें एंशंट हिस्ट्री का पार्ट है, राजस्थान का पार्ट है। तो हम बात करने वाले हैं सिर्फ म्यूजियोलॉजी की। तो म्यूजियोलॉजी में हम पूरी 5 यूनिट कवर करेंगे। अब अभी हम बात कर रहे हैं क्यूरेटर की। क्यूरेटर मीन्स संग्रहालय अध्यक्ष की। अब संग्रहालय मतलब क्या होता है, म्यूजियम होता है। तो अगर आप संग्रहालय अध्यक्ष बनने वाले हैं तो आपको म्यूजियम का मतलब पता होना चाहिए। इसका जो ओरिजिन है वो आपको पता होना चाहिए कि म्यूजियम की शुरुआत कहाँ से होती है। इसका ओरिजिन पता होना चाहिए, इसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। तो आज हम पढ़ेंगे म्यूजियोलॉजी। और मैं आपको बता दूं कि जो म्यूजियोलॉजी के आप जहाँ भी नोट्स देखेंगे या पीडीएफ आपको मिलेगी या बुक्स आपको मिलेगी, वो आपको मिलेगी ऑलमोस्ट इंग्लिश में। हिंदी मीडियम्स का जो कंटेंट है बहुत ही कम अवेलेबल है, और ये जो मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड करवा रही हूँ ये बहुत ही ऑथेंटिक है। और एक प्रोफेसर है, उनका कंटेंट है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है, वो मेरे सर हैं, उनका कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करवा रही हूँ। बहुत ही ऑथेंटिक है, और जो मैं आपको यूनिट्स करवाऊंगी इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो हम पढ़ने जा रहे हैं म्यूजियोलॉजी, किसके लिए, आरपीएससी क्यूरेटर के लिए। तो शुरुआत करते हैं हम बात करें म्यूजियम की। तो म्यूजियम शब्द किस भाषा का है, म्यूजियम शब्द है लैटिन भाषा का। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो हमारा यहीं से बन जाता है कि म्यूजियम शब्द किस भाषा का शब्द है। तो म्यूजियम शब्द है लैटिन भाषा का। इसकी जो ओरिजिन है, इसकी जो उत्पत्ति है वो किससे हुई है, म्यूजियम से हुई है। आपको ये भी याद रखना है, MUSEION, म्यूजियम से इसकी उत्पत्ति हुई है। तो म्यूजियम शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के म्यूजियम से हुई है। इसका अर्थ है यूनानी देवी म्यूजेस को समर्पित मंदिर था। जो इसका अर्थ होता था म्यूजियम का वो क्या था, कि यूनानी देवी थी, उनका नाम था म्यूसेस, उनको समर्पित मंदिर था, जो विज्ञान और कला की देवी मानी जाती थी। हम कहाँ की बात कर रहे हैं, यूनानी परंपरा की हम बात कर रहे हैं। तो म्यूजियम शब्द का अर्थ क्या हो जाता है आगे अगर हम इसको देखें। म्यूजियम शब्द का अर्थ होता है टेम्पल ऑफ म्यूसेस, मतलब ज्ञान का मंदिर। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि म्यूजियम शब्द का अर्थ क्या है, तो आप क्या करोगे, ज्ञान का मंदिर, और इंग्लिश में आ जाए तो टेम्पल ऑफ म्यूसेस। म्यूसेस कौन थी, यूनानी परंपरा के अनुसार अगर हम देखें तो यूनानी देवी थी एक, म्यूसेस उनका नाम था। तो 3 क्वेश्चन हमारे यहाँ से बन चुके हैं। म्यूजियम किस भाषा का शब्द है, आंसर होगा लैटिन भाषा का। फिर हम बात कर लेते हैं कि म्यूजियम शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई, तो म्यूजियम से हुई, MUSEION, आपको ये याद रखना है। और इसका अर्थ क्या होता है, अगर हम इसके अर्थ की बात कर ले तो इसका अर्थ होता है ज्ञान का मंदिर या फिर टेम्पल ऑफ म्यूसेस। अब मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से आपको बताती हूँ। हाँ जी, तो इसकी स्टोरी क्या कहती है कि ये किसकी देवी मानी जाती थी। जैसे आपने अभी प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा है कि ये किसकी देवी मानी जाती थी, विज्ञान और कला की देवी मानी जाती थी। अब हम एक छोटी सी बात कर लेते हैं यूनानी परंपरा के अनुसार। यूनानी देवी म्यूसेस को समर्पित मंदिर था, किसका मतलब, म्यूजियम का मतलब, जो विज्ञान और कला की देवी मानी जाती थी। पहले इन देवियों की संख्या कितनी थी, म्यूसेस जो देवियां थी वो कितनी मानी जाती थी, 3, जो आगे जाकर कितनी मानी जाने लगी, इन देवियों की संख्या आगे जाकर 9 हो गई। अब माना जाता है कि ये ओलंपस पर्वत को घाटी जो थी, जो पेरियाई में पैदा हुई थी। कहाँ पर, ओलंपस पर्वत की घाटी पेरिया में पैदा हुई थी। इनमें प्रत्येक कला, साहित्य और विज्ञान की एक शाखा की प्रधानता थी। जैसे अब मैं आपको 9 देवियों के नाम बताने वाली हूँ जो किसके लिए प्रमुख थी। जैसे हम पहली देवी की बात कर रहे हैं, उनका नाम था कैलियो, जो किसके लिए जानी जाती थी, काव्य के लिए। फिर हम दूसरी बात कर लेते हैं कि दूसरी देवी कौन थी। दूसरी देवी थी कैलियो, जो किसके लिए जानी जाती थी, इतिहास के लिए। पहली भी कैलियो है और दूसरी भी कैलियो है। अब हम बात करें तीसरी देवी की, तो उनका नाम है युटली, जो संगीतमय काव्य के लिए जानी जाती थी। तीसरी जो देवी है वो है थालिया, जो ग्राम्य गीतों के लिए जानी जाती थी, जो सुखांत गीत हुआ करते थे। फिर हम बात करें
जो चौथी देवी है उनका नाम था मेहोपोमिनी, जो दुखांत गीतों के लिए जानी जाती थी। फिर हम बात करें टणिकोर, जो संवेद गीत और नृत्य के लिए जानी जाती थी। अब हम बात करें 7वें नंबर की देवी की, जो है हरारो, जो प्रेम गीत के लिए जानी जाती थी। फिर है जो 8वें नंबर की देवी हैं पालीफाइमिनिया, जो पूजा गीत के लिए जानी जाती थी। और जो 9वें नंबर की देवी माँ है उनका नाम था यूरेनिया, जो खगोल की देवी मानी जाती थी। जैसे हम लोग की यहाँ ये यूनानी परंपरा मैंने आपको बताई है। अगर हम हमारे इंडिया की बात करें तो हमारे इंडिया में 9 देवियाँ मानी जाती है ना। अगर हम बात करें 9 देवियों की, तो ये मैंने आपको यूनानी परंपरा के अनुसार बताया। और भारतीय परंपरा के अनुसार मैं आपको बताऊं तो प्रथम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटेति, कुष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रीति, महागौरीति च, अष्टमम नवम सिद्धात्री च, नवदुर्गाः प्रकीर्तिता। तो ये हो गई हमारी 9 देवियाँ। लेकिन अगर हम बात करें म्यूजियोलॉजी की, तो हमें इन 9 देवियों के बारे में जानना है। वैसे ये 9 देवियाँ जो है वो एग्जाम में नहीं पूछी जाएंगी। इनको अगर पूछ भी लेंगे तो मैं आपको MCQs में इनको कवर करवाऊंगी। यहाँ मैंने इनको मेंशन नहीं किया है अभी, आज सिर्फ हम परिभाषाएं और इनका शाब्दिक अर्थ जान रहे हैं। अब हम बात करें म्यूजियम की अवधारणा की, तो अवधारणा वो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगी। अब आ जाते हैं हम, म्यूजियम के अर्थ हमने कर लिया है। अब आ जाते हैं हम म्यूजियम की शाब्दिक व्याख्या। तो म्यूजियम की शाब्दिक व्याख्या जो है उषा जैन और चारुस्मिता के अनुसार, हम उषा जैन मैम और चारुस्मिता मैम के अनुसार इनको पढ़ेंगे। तो इन्होंने क्या किया कि जो म्यूजियम जो शब्द है इन्होंने एम का अलग, यू का अलग, SEUM इन सब का अलग अलग इनकी व्याख्या दी, इनके अलग अलग शाब्दिक व्याख्या दी है। तो हमें याद रखना है किसके अनुसार, उषा जैन और चारुस्मिता के अनुसार। अब बात करें हम, ये है हमारा म्यूजियम, MUSEUM, ठीक है। अब इसकी हम बात कर ले, अगर M से क्या बनेगा, मेंस मीन्स मनुष्य का, U से क्या बनेगा, यूटिलाइजेशन मीन्स उपयोगिता, S से क्या बनेगा, सराउंडिंग, E से क्या बनेगा, एग्जीबिशन, और अंडरस्टैंडिंग, U से अंडरस्टैंडिंग, एंड M से मैनकाइंड। अब आप बात करें अगर इनकी हिंदी मीनिंग, तो यहाँ पर मेंशन है मनुष्य का, उपयोगिता, वातावरण, प्रदर्शनी, शैक्षणिक ज्ञान और जनसामान्य ज्ञान। M मीन्स मेंस मीन्स मनुष्य क्या, तो संग्रहालय किसके लिए उपयोगी है, ऑब्वियसली मनुष्य के लिए। यूटिलाइजेशन, तो यूटिलाइजेशन यू से मीन्स यूटिलाइजेशन मतलब उपयोगी, तो किसके लिए उपयोगी है, हमारे लिए, मनुष्य के लिए उपयोगी है। फिर हम बात करें सराउंडिंग, सराउंडिंग मतलब वातावरण, तो ये हमें ऐसा वातावरण प्रदान करता है जो किससे रिलेट करता है, वो हमारे पास्ट से रिलेट करता है। जब आप संग्रहालय में जाएंगे तो आपका वहाँ पे क्या होगा, वातावरण चेंज हो जाएगा। एग्जीबिशन, एग्जीबिशन मीन्स प्रदर्शनी, आपको संग्रहालय किसके रूप में मिलता है, एक प्रदर्शनी के रूप में मिलता है, एक एग्जीबिशन के रूप में आप उसको देखते हैं। वहाँ पर प्रदर्शनी लगी होती है सिक्कों की या पोट्रीज की, है ना, या फोटोज की, तो एग्जीबिशन हम यहाँ समझेंगे। अंडरस्टैंडिंग मीन्स शैक्षिक ज्ञान, अगर हम म्यूजियम में जाते हैं तो हम वहाँ से क्या करते हैं, शैक्षिक और सांस्कृतिक ज्ञान हम प्राप्त करते हैं। मैनकाइंड, मैनकाइंड मीन्स जनसामान्य, तो जनसामान्य यहाँ पर इसलिए मेंशन किया है क्योंकि ये जनसामान्य व्यक्ति के लिए भी, सभी जाति, धर्म और सभी वर्ग के लिए है। यहाँ पर कोई क्लासिफाइड इसका नहीं है, ये सभी क्लास के लोगों के लिए है, ठीक है। म्यूजियम, यहाँ पर अमीर और गरीब का कोई भेद नहीं है। जो व्यक्ति इतिहास में रुचि रखता है वो यहाँ पर जाकर क्या कर सकता है, इनका शैक्षिक और सांस्कृतिक रूप से अध्ययन कर सकता है एग्जीबिशन के माध्यम से। तो ये हमें याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उषा जैन और चारुस्मिता मैम के अनुसार म्यूजियम की शाब्दिक व्याख्या ये याद रखनी है हमें। आगे हम बात कर लें संग्रहालय मीन्स म्यूजियम की परिभाषा। अब म्यूजियम की परिभाषा आईकॉम, आईकॉम मीन्स इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम ने क्या किया है, परिभाषा दी, लेकिन उन्होंने अपनी परिभाषा 4 बार बदली है। जब आप किसी म्यूजियोलॉजी की ऑथेंटिक बुक पढ़ते हैं तो आप उसमें पाएंगे कि हमेशा जब से म्यूजियोलॉजी की अवधारणा आई है, स्टार्ट हुआ ये कॉन्सेप्ट, तब से आज तक म्यूजियम की परिभाषा समय समय के अनुसार क्या है, परिवर्तित होती रही है या फिर बदलती रही है। तो ICOM ने भी अपनी परिभाषाएं 4 बार बदली है, लेकिन हमें चारों परिभाषा
परिभाषाएं एग्जाम के लिए याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक को भी हमें क्या करना है, इग्नोर नहीं करना है, चारों की चारों हमें याद रखनी है। जैसे ICOM की फुल फॉर्म भी आपको साथ में याद रखनी होगी, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम्स। इनकी 4 परिभाषाएं हैं, जिसमें से पहली है म्यूजियम इज अ चैम्बर ऑफ रेरिटीज। तो आपको ये परिभाषाएं, जो 3 परिभाषाएं मैं आपको बताऊंगी, वो आपको इंग्लिश में याद रखनी है, और बाकी आपको जितनी परिभाषा है वो हिंदी में भी याद रखनी है। तो अनुपलब्ध सामग्री का संग्रह, आपको इसको इंग्लिश में जरूर याद रखना है। म्यूजियम इज अ चैम्बर ऑफ रेरिटीज। रेरिटीज मीन्स दुर्लभ या अनुपलब्ध सामग्री। तो म्यूजियम किसका चैम्बर है, अनुपलब्ध सामग्री का संग्रह ही क्या है, म्यूजियम है। ये किसने कहा है, इस काउंसिल में DF निकलेस जो थे, ये क्या थे, वहीं थे, प्रेजेंट थे, तब उन्होंने ये परिभाषा डिफाइन की थी या परिभाषा दी थी, DF निकेलियस। आगे DF निकेलियस को आपको याद रखना है, म्यूजियम इज अ चैम्बर ऑफ रेरिटीज। आगे हम बात कर रहे हैं LB कॉलमैन। कॉलमैन को आपको याद रखना है, इन्होंने बोला है कि संग्रहालय न कोई यूरोपियन इमारत है, न बहुमंजिला संग्रहालय न कोई यूरोपियन इमारत है, न बहुमंजिला स्थापत्य राष्ट्रीय संपत्ति, बल्कि एक अमेरिकन पद्धति है, जनता की, जनता के लिए, जनता के द्वारा है। तो कॉलमैन की परिभाषा आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। जितनी परिभाषाएं आपको अच्छे से बिल्कुल याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, एग्जाम के लिए। अब जो ICOM की जो परिभाषा है वो 4 है, वो मैं आपको अभी करवाऊंगी। 4 पहले हम बात कर लेते हैं आगे। ये ICOM ने मतलब एंड में परिभाषा दी थी 1974 में। एक सम्मेलन होता है ICOM का, ठीक है, एक सेशन होता है, उसमें ये परिभाषा देते हैं कि एक लाभ रहित स्थायी संस्था जो समाज की सेवा और इसके विकास में लगी है और जनता के लिए खुली है, जो प्राप्त करती है, ठीक से रखती है, शोध करती है, जनता तक पहुंचाती है और इसको क्या करती है, प्रदर्शित करती है। इसका आशय मनुष्य के वस्तुनिष्ठ प्रमाणों और वातावरण का अध्ययन और परिवेश को उजागर करना है। तो ये 10th सेशन में सबसे एंड में दी गई परिभाषा है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है हमारे लिए। आगे ये वही परिभाषा है जो मैंने अभी आपको करवाई है। आगे है पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब ये पंडित जवाहरलाल नेहरू कब देते हैं, जब 1913 में वो एक म्यूजियम के किस में जाते हैं, इनॉग्रेशन में जाते हैं, उसके ओपनिंग समारोह में जाते हैं, मतलब वो तो वहाँ पर वो कहते हैं, उनका स्टेटमेंट है जिसे लोगों ने कैच करके रख लिया है और इसे म्यूजियोलॉजी में क्या कर दिया है, मेंशन कर दिया है। तो ये हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री है, तो इनका स्टेटमेंट हमेशा जब हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें हमें देखने को मिलते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है किसके लिए है, म्यूजियोलॉजी के लिए, तो ये भी म्यूजियोलॉजी में मेंशन कर दिया है म्यूजियम का स्टेटमेंट, तो इसे भी आप अच्छे से याद रखिएगा। संग्रहालय मात्र पुरानी वस्तुओं को के देखने का स्थान अथवा अजायब घर नहीं है, अपितु देश की शैक्षणिक व्यवस्था एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के प्रमुख अंग हैं, वह सार्वजनिक शिक्षा का स्थान है। ठीक है, इन्होंने क्या बोला है कि शैक्षणिक व्यवस्था और सांस्कृतिक गतिविधियों के प्रमुख अंग हैं, तो इन्होंने इसको शिक्षा और संस्कृति दोनों से जोड़ा है और ये सार्वजनिक शिक्षा का स्थान है। ऑब्वियसली किसका स्थान है, एक सार्वजनिक शिक्षा का स्थान है। और ये जो ICOM उन्होंने जो परिभाषा दी थी वो भी आप इसी में मेंशन करेंगे। जैसे उन्होंने ये परिभाषा यहाँ पर दी है, किसने दी, नाथन बैली ने दी है कि क्या है म्यूजियम स्टडी और लाइब्रेरी। म्यूजियम क्या है, स्टडी और लाइब्रेरी, अध्ययन, संग्रहालय, अध्ययन या पुस्तकालय। ये भी किसकी परिभाषा है, आपको याद रखनी है, ICOM ने दी हुई परिभाषा है। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम की जो परिभाषा है वहाँ पर नाथन बैली जी ने ये दी थी। म्यूजियम स्टडी और लाइब्रेरी इंग्लिश में भी याद रखनी है और हिंदी में भी संग्रहालय, अध्ययन या पुस्तकालय है। तो ये हो गई हमारी सारी परिभाषाएं और इसको हम संग्रहालय के बदलते परिप्रेक्ष्य, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे जो यहाँ पर मैंने मेंशन किया है। तो ये हो गई हमारी परिभाषाएं, आपको इनमें से एक भी परिभाषा मिस नहीं करनी है, सारी परिभाषाएं आपको अच्छे से याद रखनी है और साथ में कॉलमैन की हमें याद रखनी है। कॉलमैन की जो परिभाषा ये भी उसी में है, किसमें, ICOM में। ICOM की जो ये परिभाषा है आपको एक बार दोबारा बता देती हूँ मैं।
ये ICOM की नंबर 1 परिभाषा है जो DF नेकेलियस ने दी हुई है। इसके बाद है ये जो 3rd नंबर पे लिखी हुई है, ये भी ICOM की दी हुई परिभाषा है। मतलब ICOM के जो सेशन हुए थे उसमें कॉलमैन ने दी है। फिर हम लास्ट इसकी बात करें नंबर 2 नाथन बेली, ये भी किसकी ICOM की परिभाषा है। और जो है एक लाभ रहित संस्था, ये वाली जो 10th सेशन में दी थी, ये भी किसमें है, ICOM के 10th सेशन में दी थी लास्ट में 1974 में। तो चारों परिभाषा ICOM की होंगी, पर किसने दी थी वो भी आपको साथ में याद रखना है, जैसे कॉलमैन वगैरह आदि। अब आशुतोष बनर्जी ने भी दी है, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। फिर हम आगे पढ़ेंगे कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जैसे म्यूजियम को किस नाम से जाना जाता है, किस तरह से उसका क्या किया गया, संक्षेपीकरण किया गया है, जैसे स्मार्ट नाम से किया गया है, लेकिन हम इसे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आप इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन जैसे यहाँ पर आ गया कि किस भाषा में, एक बार हम इसको रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से। म्यूजियम शब्द किस भाषा का है, तो हमारा आंसर होगा लैटिन। म्यूजियम शब्द किससे बना है, तो म्यूजियम से बना है। इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है टेम्पल ऑफ म्यूसेस, मतलब ज्ञान का मंदिर। 3 क्वेश्चन हमारे हो गए। अब उसके बाद आ जाएगा कि म्यूजियम की शाब्दिक व्याख्या किसने की है, तो उषा जैन और चारुस्मिता ने की। अगर आपके पास ये ऑप्शन में आ जाए MUSEUM और इस तरह से आ जाए, फिर पूछा जाए कि व्याख्या किसने की, तो इसका आंसर होगा उषा जैन और चारुस्मिता। या फिर इसमें से आपके इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है कि इनमें से निम्न का अर्थ है, तो आपको बताना है फिर इनमें से निम्न में से कौन सा इसका अर्थ है या निम्न में से कौन सा इसका अर्थ नहीं है। ये सारे ऑप्शन में आ जाएंगे और कौन सा सही है या सही नहीं है, आगे गलत हो जाएगा जो सही नहीं होगा। इस तरह से क्वेश्चन बन जाएंगे। डेफिनेशन पूछ ली जाएगी कि किसके अनुसार कौन सी है, तो आपको ये याद रखना है और साथ में इसे इनमें से एक भी मिस नहीं करना है। आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जो म्यूज़ियम की परिभाषाएं, कुछ 1-2 परिभाषाएं बची हुई उनके साथ, और उसके बाद हम जानेंगे म्यूज़ियम की अवधारणा को। आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे एंड हैव अ गुड लक।